तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कितना दे दिया हमें 0.2। ध्यान से इसको नोट करना। बताना कि हमको व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमारे सामने जो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप मोल फ्रैक्शन किसे कहते हो। तो मैं पहले इसको समझाऊंगा कि हम मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इसको ध्यान सुनना। जैसे मान लो ना कि हमारे सामने एक कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट ना। तो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन हमें किसी एक कंपोनेंट का निकालना होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर से। या तो हमसे वो सॉल्यूट का पूछ सकते हैं या तो सॉल्वेंट का पूछ सकते हैं। मैं सॉल्यूट को ए बोल रहा हूँ और सॉल्वेंट को क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन, देखो एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, मोल। तो हमें मोल का फ्रैक्शन निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ। किसका मैंने बोला, सॉल्यूट का। तो तुम क्या करना कि मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हमने क्या बोला, ए माना है ना, ए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल, टोटल में क्या होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा ना। तो नीचे क्या कर देना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। सिंपल सा ध्यान देना कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो सबसे पहले ऊपर उसका मोल रखेंगे, नीचे टोटल मोल रखेंगे। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब बताना है आपको व्हाट इज द परसेंटेज। मुझे लगता है कि अगर तुम अभी तक एक बार चैप्टर को पढ़ चुके हो तब तक ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा हुआ कर चुके होगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फार्मूला मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको दिए थे क्वेश्चन में 0.2। इससे अगर इसका मिल गया, देखो एक फार्मूला और होता है, ध्यान देना कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आज के बाद तुम नहीं भूलना है इसको। मतलब कि अगर मैं सॉल्यूट के और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दूं तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो अब देखो हमको इन्होंने इसका दे दिया है, सॉल्यूट का कितना दे दिया इन्होंने, 0.2 प्लस क्या करूं, काई बी इक्वल टू 1 करूं, तो यहाँ से काई बी का भी मिल जाएगा हमको मोल फ्रैक्शन। कितना मिलेगा, 1 में से माइनस होगा 0.2, तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 0.8। तो हमने किसका किसका निकाल लिया, काई ए निकाल लिया हमने 0.2 और काई बी निकाल लिया हमने 0.8। जब दोनों हमारा निकल गया तो अब सिंपल सा क्या कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 कर दो। सॉल्यूट कितना है 0.2 इंटू 100 करो, कितना आ जाएगा 20%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब तक आई होप आप कर चुके होगे इसको। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज फॉर द एक्सप्रेसिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। मोलरिटी करते हो यूज आप, मोलरिटी भी करते हो, नॉर्मलिटी भी करते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दे रहे हैं डेंसिटी। भाई डेंसिटी का यूज हम कहाँ पे कंसंट्रेशन में करते हैं, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। पूछा था इन्होंने क्या, कौन सा नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है डेंसिटी इज द मेजर मास पर यूनिट वॉल्यूम। जानते हो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन में वॉल्यूम। ठीक है ना। तो एंड नॉट एक क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, बोल रहे हैं कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को कौन सा फैक्टर इसमें से अफेक्ट नहीं करता है, पहला टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वह कोई अफेक्ट नहीं करता। देखो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। अब देखो आगे आएंगे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि डिफाइन करिए हेनरीज लॉ और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी लिखना है। 2 मार्क का देखो कब पूछा, 2011 में पूछा था। देखो जितने प्रश्न है सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट छाट करके, ऐसा नहीं कि हजारों पूछा तो हजारों करवा दूं। जो भाई बार बार रिपीट हुआ ना, मैंने उस क्वेश्चन को लिया है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देखो। हेनरी लॉ को मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को। ठीक भाई, देखो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि हेनरीज लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहला पॉइंट तुम नोट करना कि कब करवाते हैं इसको, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाते हैं। फिर आगे देखो कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसके अंदर, इन लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। कैसे इसको लिखना होता है इसको देखो यहाँ पे अगली स्लाइड पे। ठीक है ना भाई। देखो मैथमेटिकल सी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया। ठीक ना। क्या इन्होंने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन सी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। यह क्या है आपका, पी क्या है यहाँ पे, यह है आपका पार्शियल प्रेशर। सबको पता है कि जब भी हम कभी कोई भी कांस्टेंट जो लगा होता है, अगर इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे लाते हैं। तो मैं इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या उसका नाम होता है के एच, और पी पहले से था। और यह जो के एच है ना, यह क्या है, यह है भाई हमारा हेनरी कांस्टेंट। के एच जो होता है वो क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। तो इस प्रकार इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप जान गए क्या,
C इक्वल टू KH इंटू पी। सी कॉन्सेंट्रेशन है, पी क्या है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, KH क्या है यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है। तो इस प्रकार मैथमेटिकल इक्वेशन, और उन्होंने बोला क्या था ये भी हम जान लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन, किसे कहते हैं आइडियल सोल्यूशन, गिव द एग्जांपल, और इसके एग्जांपल देना है। 2020 में 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था आपका। तो सबसे पहले देखो आइडियल सोल्यूशन जो होता है, इन आइडियल सोल्यूशन इज वन दैट ओबे, देखो राउट समझा ली क्या होता है, क्या होता है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो अगर जो भी सॉल्यूशन होगा हमारे सामने, अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा पूरा का पूरा, तो उसको हम बोलेंगे कि भैया ये आइडियल सॉल्यूशन है। और जो उनको फॉलो नहीं करेगा वो होगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल देख लो इसके, कि अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड द टॉलुइन, बेंजीन का और टॉलुइन का जो इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, बेंजीन का और टॉलुइन का अगर तुम मिक्सचर ले लोगे, स्ट्रक्चर कैसा बनता है बेंजीन का, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखो अगर ऐसा हमारे सामने बनता है तो ये होगी आपकी बेंजीन। अगर इसी बेंजीन के ऊपर यहाँ पे मैं लगा दूं क्या CH3, एक बैलेंस ऊपर का, यह होता है आपका टॉलुइन। तो बेंजीन और टॉलुइन इन दोनों का अगर मैं मिक्सर ले लूं तो वो कैसा बनता है आपका, यह बनता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि व्हाई इज द मोलैलिटी, देखना यहाँ पे मोलैलिटी लिखा है, दो चीज होते हैं, एक मोलैलिटी होता है, एक मोलैरिटी होता है। यहाँ पे डिफरेंस समझना, क्या लिखा है, व्हाई इज द मोलैलिटी प्रीफर ओवर द मोलैरिटी एक्सप्रेसिंग द, गजब क्वेश्चन ये वाला, नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि हम ज़्यादातर मोलैरिटी को क्यों प्रीफर करते हैं अपेक्षाकृत मोलैरिटी के। तो देखो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखना ना, ध्यान से। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यह पॉइंट को समझाने के लिए दिखा बताता हूँ। देखो आप जानते होगे कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक, सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर, लीटर में, ये होता है आपका। अगर यहीं पे मैं मोलैलिटी की बात करूँ ना, मोलैलिटी की, तो उसके फार्मूले में नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में ऊपर होता है वही सॉल्यूट। यहाँ पे क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेट आ रहा है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। जिसके नीचे वॉल्यूम आएगा वह होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे लिख लेना कि जिस, हिंदी में लिख देता हूँ, जिस फॉर्मूले में, देखना ये तुम्हारा एक नंबर का क्वेश्चन करेगा, जिस फार्मूले में वॉल्यूम टर्म आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसमें नहीं आएगा वह क्या होगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम आ रहा है मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं आता है तो वो होता है इंडिपेंडेंट। क्या बोला इन्होंने, मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो ये तो समझा दिया मैंने आपको। एंड इट इज द डिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट नॉट इट्स वॉल्यूम विच कैन चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब कि भाई टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं है तो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तो जब टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी तो हम इसलिए इसका यूज करते हैं। दिस मेक मोलैरिटी मोर एक्यूरेट फॉर द कैलकुलेशन एंड दैट इन्वॉल्व टेम्परेचर वेरिएंट। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, 5 मार्क का 2022 के अंदर पूछा गया। डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन करिए इसके महत्व को, सिग्निफिकेंट को। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एज अ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्वेंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल। यह इंपॉर्टेंट है, किसमें, हम नॉन वोलेटाइल में इसका हमने फार्मूला को डिफाइन किया है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है की एफ इंटू एफ। देखो ये बोले थे ना कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। अब जब हम कभी भी प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ जो था वह बराबर हो गया किसके, के एफ इंटू मोलैलिटी ना, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहाँ पे डेल्टा टी एफ है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यह क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है यहाँ पे, यह है आपका क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डेल्टा के एफ यहाँ पे, एम क्या है वही मोलैलिटी, एम यहाँ पे आपका क्या है मोलैलिटी। दिस इज सिग्निफिकेंट इन द कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मासेस बाय द मेजर द एक्सटेंट टू विच द फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग नोन एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो कितना इजी था, इतना बड़ा सा नंबर ही पूछा था। अगर छोटा छोटा लिखा है, अगर तुम थोड़ा सा दूर लिखोगे तो आराम से जगह ले लेगा आपका, और इतना ही लिखना है। ऐसा मत सोचना भैया 5 नंबर पूछा आप इतना से लिखवा ले, भाई देखने में लग रहा है लिखोगे तो अच्छा खासा जगह ले लेगा, और इतना ही है ही तो लिखोगे कितना एक्स्ट्रा। नेक्स्ट चीज देखो क्या है कि एजियोट्रॉप क्या होता है, एक्सप्लेन करिए उसके एग्जाम्पल को आप, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। 5 मार्क में 2021 का क्वेश्चन है। एजियोट्रॉप आर द बाइनरी मिक्सचर दैट हैव द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
मतलब जो एजियोट्रॉप होता है ये क्या होता है, बाइनरी मिक्सर। बाइनरी मिक्सर मतलब दो लोगों को मिलाने से बनता है। दैट है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए और कैन नॉट बी सेपरेट। हमने पढ़ा था क्लास 11th में ऑर्गेनिक में कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है ना, उससे हम इसको अलग भी नहीं कर सकते। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसमें क्या होता है, मिक्सचर लेते हैं आप इथेनॉल का और वाटर का, विच बॉयल एट द टेम्परेचर लोअर देन द आइदर कंपोनेंट्स ना। एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे मिक्सर लेते हो आप HCl का और किसका, वाटर का, बॉइलिंग एट अ हायर टेम्परेचर देन द आइदर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब करिए राउल्ट्स लॉ एंड हाउ कैन बी अप्लाइड द कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। 5 मार्क 2020 का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है ये भी। देखो राउल्ट्स लॉ को हमने बोला कि देखो पी कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लो हमने दो कंपोनेंट लिया, एक ए लिया और एक बी लिया, मतलब कि हमने दो कंपोनेंट लिया, ए लिया और एक बी लिया, तो ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर का अगर हमने एडिशन ले लेता तो वही क्या बनता है आपका, पी सॉल्यूशन बनता है। देखो क्या बोलते हैं, इसको देखना ध्यान से। राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कैसे पता करोगे कि जो फॉलो करेगा हेनरीज लॉ को वो क्या होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशंस। पार्शियल प्रेशर्स ईच वोलेटाइल्स कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन मैथमेटिकली। तो यह फार्मूला, इसको मिटाने दो, यह फार्मूला तुमको सीधे का सीधे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला। ठीक, आगे देखो यहाँ पे देख लो कौन क्या क्या है, पी सोल्यूशन क्या है, टोटल वेपर प्रेशर, पी ए और पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी, एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है ए और बी के। ठीक, अब देखो आ गया आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डिहाइड्रेशन वाज गिव सॉल्यूशन 0.9 बाई NaCl बाई मास, कैलकुलेट करिए द मोलैरिटी। मोलैलिटी, देखो यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या पूछा इन्होंने, मोलैलिटी। तो फार्मूला आप जानते हो मोलैलिटी का क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये होता है फार्मूला। पूरी वैल्यू यहाँ पर दी, देखो मास दिया हमको कितना 0.9, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 0.9 हमको मास दिया है, वाटर ऑफ सॉल्वेंट भी दे दी। कैसे निकालोगे आप, सॉल्यूशन में अगर हमको सॉल्यूट मिल गया तो सॉल्वेंट निकाल लेंगे आराम से ना, 100 में से अगर मिला है तो यहाँ से क्या करोगे, 100 में से माइनस करोगे 0.9 तो कितना आ गया 99.1 ग्राम। पूरी वैल्यू पुट करो आराम से इजीली। देखो अब करो मोल ऑफ NaCl कैसे निकालते हैं, NaCl का मास हमको पता है और इसका मॉलिक्यूलर मास, NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 होता है ना, 58.5 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे 0.9 हमने यहाँ से मास निकाला है। देखो यहाँ पे NaCl का मास दिया है, तो इस प्रकार यहाँ से जब मोल निकालेंगे तो इसका NaCl का कितना आ गया मोल 0.0154। अब मास ऑफ सॉल्वेंट का निकालें, पता हमको, देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 99.1, तो यह हो गया 99.1 ग्राम में। इसको केजी में चेंज करता हूँ, केजी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो इतना आ गया। मोलैलिटी का फार्मूला सिंपल, ऊपर क्या हो गया आपका मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कहाँ पे, ये मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रखोगे मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट ये निकाल लिए, सॉल्व करना 0.155 आता है। तो यह हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द प्रिपेयर डिजॉल्व 0.5 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज टू 50 ग्राम ऑफ द वाटर, कैलकुलेट करिए द बॉइलिंग पॉइंट। क्या करना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट Kb, वाटर इतना दे दीजिए हमको, सब कुछ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस सिंपल फार्मूला याद करना है। मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज कितना होता है 180 ग्राम, पता होना चाहिए आपको, निकालोगे C6H12O6, ये होता है फार्मूला। इसका निकालना मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 180। मोल ऑफ द ग्लूकोज कैसे निकालोगे, जितना उसका मास दिया है अपने मॉलिक्यूलर मास, मास दिया हमको 5, तो अपने मॉलिक्यूलर मास करना कितना आएगा 0.278 मोल आ जाएगा। मोलैलिटी निकालने के लिए ऊपर रखना मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो हमने इतना निकाल लिया। अब इसको मोलैलिटी निकालने के बाद सिंपल फार्मूला पढ़ा था हमने अभी, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है Kb इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है Kb इंटू एन। तो डेल्टा टीबी हमको निकालना है, Kb की वैल्यू हमको देखो यहाँ पे दे रखा है 0.25, मोलैलिटी हमने यहाँ से निकाल लिया 0.111, सोल्व करोगे इसको 0.0577 केल्विन आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखो यह जो सीरीज हमने स्टार्ट की है भाई, इसमें इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे और क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो मैंने जो एक्स्ट्रा बातें एक दो भी बोल दिया है वो आपको MCQ के रूप में मिल जाएंगी। तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है तो बिल्कुल इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करके अपने पास सेव करके रख लेना, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि ज्ञान बांटने से भाई बढ़ता है ना कि घटता है। तो धन्यवाद, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसमें आप कमेंट करके यह जरूर बताना है आपको कि यह सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है। धन्यवाद।